हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, हमने जो है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी इन सब के बारे में जाना था। उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बॉक्स के पास या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 2 में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे, जो भी टॉपिक पार्ट 1 में पढ़ा था, अब पार्ट 3 में हम थोड़ा शुरू से शुरुआत करेंगे। जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसके बारे में डिटेल में, उसके क्षेत्र क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस पर क्लिक कर दें। एंड थर्ड एंड लास्ट में जो है आप जो है प्लेलिस्ट में जाना मत भूलें। प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात आती है पहले अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था होती क्या है? तो अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था आपकी जो है, अर्थव्यवस्था दो चीजों से मिलकर बनी है। पहला क्या है? अर्थ, दूसरा है व्यवस्था। अर्थ को अगर देखें तो इसको आप मुद्रा कह सकते हैं। मुद्रा मीन्स मनी, पैसा, और व्यवस्था मीन्स प्रणाली। मतलब ये हो सकता है कि जो पैसा का मतलब जो चलन है, जैसे पैसा चलता है या जो लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, इन सब का जो पूरा लेखा जोखा होता है वो अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। अर्थव्यवस्था जो है मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधि कही जाती है। देखिए, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र अपने में एक अधूरा शब्द है। ये तभी पूरा होता है जब इसके पहले किसी देश का नाम लगा देते हैं या किसी विशेष क्षेत्र का नाम जोड़ दिया जाए तो अर्थव्यवस्था पूरी हो जाती है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी। अब ये शब्द आपका पूरा हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी। अब ये जो है आपका अर्थव्यवस्था पूरा हो गया। मतलब कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था अकेले नहीं आ सकता है। ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन जो पूछ सकता है देख लेते हैं। जीडीपी के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा। जीडीपी के अनुसार इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन, जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है उसकी पोजीशन जो है थर्ड है। एक शब्द होता है क्रय शक्ति। इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो के एकदम लास्ट में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भी इंडिया का नंबर जो है थर्ड है। इसमें खास बात यह है कि इस समय फर्स्ट पे परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चाइना है, सेकंड पे यूएसए है एंड थर्ड पे क्या है? इंडिया है। और तीसरी जो अर्थव्यवस्था देखते हैं फॉरेन ट्रेड के आधार पे। फॉरेन ट्रेड, कौन कितना ज्यादा फॉरेन ट्रेड कर रहा है उस हिसाब से भी अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा रखते हैं। अब अगर अर्थव्यवस्था को बांटा जाए तो वो 3 क्षेत्र में बढ़ती है। पहला कैपिटलिस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीवादी। ये अर्थव्यवस्था जो है लाभ से प्रेरित होती है। ये अर्थव्यवस्था जो है लाभ से प्रेरित होती है। उस देश के बड़े बड़े जो पूंजीवाद होते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो लोग इस तरह की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। मतलब अगर किसी देश में पूंजीवादी जिनके पास खूब सारा पैसा है वो उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हैंडल कर रहे हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देश होगा या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नेशन होगा। तो लाभ से प्रेरित अगर बात करें तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी है, पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। सेकंड है सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था है ये? समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, जो कार्ल मार्क्स की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि हर जगह जो है, हर देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, सोशलिस्ट
इकोनॉमी हो। ये इकोनॉमी जो है लाभ से प्रेरित नहीं होती है, ये इकोनॉमी आपकी जो है लाभ से प्रेरित बिल्कुल नहीं होती है, और ये पूरे समाज को एक साथ बांध के चलती है, एक साथ लेके चलती है। एंड थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, और ये अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित या मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें जो है न तो पूरी तरह से पूंजीवाद चलाते हैं अर्थव्यवस्था, न पूरी तरह से समाजवाद। कुछ पूंजीवाद भी अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, और समाजवाद, पब्लिक सेक्टर भी अर्थव्यवस्था में रोल निभाता है। तो ये 3 तरह की टोटल अर्थव्यवस्था थी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, मिश्रित। अब देखते हैं, एक शब्द है वेलफेयर इकोनॉमी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में इनडायरेक्ट तरीके से पूछा है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या हुआ? कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसके बारे में जो बताया था, किसने बताया था, अभी नाम लेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसके बारे में अमर्त्य सेन ने बताया था, वेलफेयर इकोनॉमी के बारे में, और इसी के वजह से इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा? नोबेल अर्थशास्त्र इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार। तो कई बार क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आ जाता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इंडिया में किसको मिला था, तो अमर्त्य सेन 1998 में। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला था, वो किस लिए मिला था? और आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें चारों ऑप्शन में अर्थशास्त्र मिलेंगे, चारों ऑप्शन में आपको इकोनॉमी मिलेगी, किसी में वेलफेयर इकोनॉमी मिलेगी, किसी में और। तो सही आंसर इसका क्या होगा? वेलफेयर इकोनॉमी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। अब एक टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्र। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो बेसिकली 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। प्राइमरी को प्राथमिक कहेंगे। अब प्राथमिक क्वेश्चन आता है कि ये चीज किस क्षेत्र से, किस इकोनॉमी क्षेत्र से रिलेटेड है। तो देखिए, जो भी चीज आपकी जमीन से जुड़ी है, जमीन से जो भी चीज जुड़ी है वो प्राथमिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। किस चीज से जुड़ी है? जमीन से। अब जमीन से कहने का क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे कृषि जो है आपकी प्राथमिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आएगी। खनन का जितना काम होता है जमीन से होता है, ये भी प्राथमिक में आएगा। मत्स्य पालन, मछली पालन, ये भी जो है आपका क्या, पानी के अंदर, पानी जमीन से अटैच, तो ये भी प्राइमरी में आएगा। ठीक है। सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक अर्थव्यवस्था सेकेंडरी। इसके अंदर जितनी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन, जितनी भी चीजें प्रोडक्शन में आती हैं, जो भी चीज बनाई जाती है, जिन चीजों का निर्माण किया जाता है, वो सब जो है आपकी द्वितीयक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आएंगे। जैसे अब निर्माण में क्या क्या आ गया, आप जो विद्युत लाइन जो है, बिजली जो है बनाते हैं, तो ये द्वितीयक में, सेकेंडरी में आ गई। गैस क्या करते हैं, गैस आप जो गैस घर में यूज करते हैं वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलता, उसको आप रिफाइन करते हैं, तो ये भी सेकेंडरी में आ गया। कपड़ा, अगर रेशम उद्योग की बात करें तो प्राइमरी में आ जाएगा, लेकिन कपड़ा उद्योग की बात करें तो सेकेंडरी में आ जाएगा, क्योंकि कपड़ा आप प्रोडक्ट करते हैं, बनाते हैं। तृतीयक या टर्सरी, टर्सरी के अंदर क्या, जितने भी सेवा क्षेत्र हैं, जो भी आप सेवा लेते हैं, वो सब तृतीयक या टर्सरी के अंदर आ जाएगा। जैसे आप बस से कहीं जाते हैं, परिवहन, तो परिवहन क्षेत्र जो है आपका तृतीयक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है। संचार, फोन का यूज करते हैं, फोन भी आपके लिए एक सेवा की तरह काम करता है। बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग पूरी तरह से तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये 3 क्षेत्र थे अर्थव्यवस्था के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब देखते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जानने से पहले इधर हम एक चीज जान लेते हैं। देखिए, जीडीपी की हमने पार्ट 1 में बात कर चुके हैं, हम जीडीपी के बारे में। तो जब हम आजाद हुए थे तो हमारा जो जीडीपी था वो प्राइमरी था, प्राइमरी बेस था, मीन्स कृषि क्षेत्र बेस था। और इस समय धीरे धीरे टर्सरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब सेवा क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हमारा जीडीपी जो है पहले क्या था,
प्राइमरी क्षेत्र की तरफ था, अब जो है टर्सरी क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मीन्स सेवा क्षेत्र की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, किसी देश के लिए जो उसका अर्थव्यवस्था का आठ या कुछ अपना अपना सब लोग सेटअप करते हैं, कोर क्षेत्र होते हैं। भारत के 8 कोर क्षेत्र हैं, जिसमें से पहला क्या है, कोयला। पहला कोयला है, दूसरा जो है रिफाइनरी, सेकंड रिफाइनरी क्षेत्र है, थर्ड सीमेंट से रिलेटेड जो भी उद्योग हैं, ये सब भारत के कोर क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के। कच्चा तेल से रिलेटेड, उर्वरक, विद्युत, उर्वरक मीन्स फर्टिलाइजर, विद्युत से रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं आपके, इस्पात और प्राकृतिक जो भी पेड़ पौधे हैं उनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये 8 क्षेत्र जो हैं भारत के अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र हैं। कौन कौन से? कोयला, रिफाइनरी, सीमेंट, कच्चा तेल, उर्वरक, विद्युत, इस्पात और प्राकृतिक। अब थोड़ा सा देखते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, व्यय योग्य व्यक्तित्व आय। क्या है इसका हिंदी मीनिंग? व्यय योग्य व्यक्तित्व आय। इसके अंदर क्या आता है, देखिए आप जो है कमाते हैं, कमाने के बाद आप कुछ टैक्स भरते हैं, लोन लिए जाते हैं, लोन भरते हैं, सब कुछ भरते हैं। तो मान लीजिए आप 25,000 पर मंथ कमाते हैं और 25,000 में से 5,000 पर मंथ आप टैक्स भर देते हैं। आपके पास कितना बचा? 20,000। अब इस 20,000 का आपको कोई हिसाब नहीं देना पड़ता है, ये आप अपने ऊपर कहीं भी किसी भी तरह खर्च कर सकते हैं। तो ये जो 20,000 होता है वो आपका होता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, व्यय योग्य व्यक्तित्व आय। अब एक चीज देखते हैं, हमने जो है इसके पहले वाले पार्ट 1 में हमने बात की थी नेशनल इनकम की। हमने जाना था कि नेशनल इनकम होता क्या है, लेकिन हमने ये नहीं जाना था कि नेशनल इनकम को काउंट कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं कि नेशनल इनकम कैसे काउंट किया जाता है। तो काउंट करने से पहले, जानने से पहले एक चीज आप जान लीजिए, साइमन कुज, एक नाम है आपके सामने, साइमन कुजनेटस। साइमन कुजनेटस, साइमन कुजनेटस इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने नेशनल इनकम मापन, नेशनल इनकम को कैसे काउंट करना चाहिए इसका खोज किए थे। तो साइमन कुजनेटस, ये क्वेश्चन कई बार आता है, आप अपने दिमाग में कहीं सेट कर लीजिए कि नेशनल इनकम की खोज किसने किया था, तो वो थे साइमन कुजनेटस। अब आगे देखते हैं नेशनल इनकम कैसे मापा जाता है। नेशनल इनकम टोटल 4 तरीके से मापा जाता है। 3 तरीका यहां पे देखेंगे, चौथा तरीका इसके बाद वाली स्लाइड में। पहला है प्रोडक्शन, उत्पाद। उत्पाद के थ्रू नेशनल इनकम जाना जाता है, मतलब कि वस्तु सेवा विधि के अंदर एक वर्ष के शुरू से लेके अंतिम तक जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो वस्तु कह लीजिए, चाहे आप सेवाएं कह लीजिए, वस्तुएं, सेवाएं, इन सब को जोड़ के जो इसका एक्चुअल प्राइस निकलता है, एक्चुअल प्राइस को जोड़ के जो टोटल आता है वो उस देश का नेशनल इनकम होता है। किसके बेस पे? उत्पाद के बेस पे। तो अगर नेशनल इनकम उत्पाद के बेस पे आपको काउंट करना हो तो पहले तो आपका जीडीपी हो जाएगा। जीडीपी मीन्स पार्ट 1 में हमने काफी डिस्कस किया है कि देश के अंदर जितने भी चीजें उत्पन्न होती हैं, ये तो देश के अंदर हो गई, लेकिन नेशनल इनकम की बात हो रही है तो इसमें प्लस करेंगे विदेश में अर्जित आय। विदेश में जो भी अर्जित आय होती है वो भी इसमें प्लस कर देंगे, और इसमें से माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास जो है इसमें से हम घटा देंगे, डेप्रिसिएशन जो है घटा देंगे। तो अब जो हमारा नेशनल इनकम पूरी तरह से आ जाएगा। अब सेकेंड मेथड देखते हैं, इनकम मेथड। आय, प्रति व्यक्ति का आय, अगर सभी व्यक्तियों का आय हम एक साथ जोड़ दें, सभी व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों के कुल आय को एक साथ जोड़ लें, तो जो उससे निकलेगा वो टोटल राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। इस पे जो है डॉक्टर बाउले, एक लोग थे डॉक्टर बाउले एंड रॉबर्टसन ने डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था कि 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक जो कर टैक्स देते हैं और दूसरे जो टैक्स नहीं देते।
तो जो नेशनल इनकम निकालेंगे आय के रूप में, इन दोनों की आय जब हम टोटल कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। अब एक्सपेंडिचर मेथड से, किससे? व्यय पद्धति से। थर्ड क्या है? व्यय पद्धति से हम नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? देखिए, उपभोग बचत विधि प्लस बचत, मतलब व्यय पद्धति से एक इंसान जितना खर्च करता है और जो बचाता है, अगर दोनों जोड़ दिया जाए, इसी तरह से उस देश के सभी इंसान का जोड़ दिया जाए, तो टोटल जो है हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? टैक्स। जो वो टैक्स पेमेंट करता है वो उसकी आय में नहीं जुड़ता है। अब चौथा देखते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड, क्रय शक्ति समता विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम निकालने के लिए। क्रय शक्ति समता विधि, या इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड। इसका प्रयोग, इसको ट्रिपल पी भी कहते हैं शॉर्ट में, ट्रिपल पी। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आईएमएफ ने। आईएमएफ ने फर्स्ट टाइम किया था। कब किया था? 1998 में, किसी भी देश का नेशनल इनकम जानने के लिए। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस समय वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ दोनों जी है इसी मेथड का यूज करते हैं किसी भी देश का नेशनल इनकम जानने के लिए। तो ये कैसे जानते हैं? ये जो है विभिन्न देशों के, जिस देश के बारे में इनको जानना होता है, उनके रहन सहन के स्तर तथा मुद्रा की क्रय शक्ति पर। पहला क्या पॉइंट है? रहन सहन के स्तर, रहन सहन के स्तर। एंड सेकेंड पॉइंट है मुद्रा के क्रय शक्ति पर। ये उस देश का नेशनल इनकम काउंट करते हैं। तो इसकी शुरुआत आईएमएफ में 1998 में की थी, और प्रेजेंट में इस मेथड का यूज जो है वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा मेथड है? परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड, क्रय शक्ति समता विधि। तो ये था आपके पास एक ओवरव्यू इकोनॉमिक्स का। इसके बाद हम पढ़ेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसके बाद हम टैक्स पढ़ें या बजट। मुझे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है आप पहले बजट पढ़ लीजिए, उसके बाद टैक्स पढ़िए, तो आपको टैक्स और क्लियर समझ में आएगा। पहले पैसा कहाँ आता है, कहाँ से खर्च करते हैं, और बजट के अंदर ही टैक्स आ जाता है, तो हम बजट के अंदर ही आपको टैक्स समझा देंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्या? बजट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।